अच्छा, कल हमने किया था एक्यूट किडनी इंजरी और आज करेंगे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज। दोनों जो है सिमिलर प्रेजेंटेशन में आएंगी। दोनों में ओलिगोयूरिया और होगा, क्रिएटिनिन और यूरिया एलिवेट हो रहे होंगे, लेकिन हिस्ट्री जो होगी इट विल बी ऑफ डिजीज विच इज लॉन्ग टर्म causing डैमेज टू किडनी, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन जो होंगी मेजरली कॉज होंगी। आपको लिखा हुआ आएगा कि 15 ईयर से एन ओल्ड पर्सन हैज बीन ऑन एंटी हाइपरटेंसिव due to high blood pressure or having poor glycemic control and diabetes. So, अब definition is की irreversible deterioration in renal function that develops over a period of year. उसमें within week, within days की history, three days की history होती है। डायरिया हुआ, वॉमिटिंग हुई, ठीक है, या इंट्रारीनल इंजरी हो गई, मार लगी, रेब्डोमायोलाइसिस हुआ, वो डिपॉजिट हो गया एंड स्टार्टेड डैमेजिंग द नेफ्रॉन्स। यहाँ पे लॉन्ग टर्म ओवर ईयर्स की हिस्ट्री और मोस्ट लाइकली जो दो चीजें कॉज कर रही है वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन है। स्लो स्टडी फॉल या क्रिएटिनिन क्लियरेंस। क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या मुहैया करते हैं? जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो डिक्रीज हो रहा होगा और आपका बीजीएन क्रिएटिनिन राइज हो रहा होगा, लेकिन एकेआई में भी राइज हो रहा था। क्या चीज डिफरेंशिएट करवा रही है? हिस्ट्री पीरियड ऑफ ईयर्स की। इवेंचुअली प्रोग्रेस टू डायलिसिस। डायलिसिस में प्रोग्रेस एकेआई में भी हो रहा था और सीकेडी में, दोनों में डायलिसिस में प्रोग्रेस कर जाएगा। अब जो नॉर्मल जीएफआर होता है ना, वो 60 और अबव इज नॉर्मल। जब वो 15 से कम आ रहा होता है तो आप उसको प्रिपेयर कर देते हो डायलिसिस के लिए, अगर डायलिसिस अवेलेबल है। उसके बाद फिर साथ ही साथ उसके लिए डोनर भी ढूंढ रहे होते हो। अगर 30 टू 58 होता है तो मॉडरेट फॉल इन जीएफआर होता है। अगर 15 टू 29 तक होता है तो स्वेयर होता है, अप्रोच कर रहा होता है डायलिसिस। आप प्रिपेयर करना शुरू कर लेते हो, उसको सीवीपी लाइन डालते हो, या और अगर लॉन्ग टर्म उसको डायलिसिस पे रखना है तो उसके लिए फिस्टुला होता है। स्टेज 5 में लेस देन 15 हो जाता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज होती है, बिल्कुल किडनीज खत्म हो चुकी होती है। अब कॉमन कॉजेज क्या होगी? सबसे मेजर 40% ऑफ द कॉज डायबिटीज मेलाइटिस होगी। उसके बाद इंटरस्टिशियल ग्लोमेरुलर डिजीज भी हो सकती है, ड्रग इंड्यूस्ड लाइक एनसेडो काफी दिनों से ले रहा है, एस आर्ब्स ले रहा है। कल हमने किया था कि ये रीनल परफ्यूजन को डिक्रीज करती है, लेकिन ओवर टाइम अगर आप उनको 15 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए दे रहे हो तो दे विल इवेंचुअली लीड टू क्रॉनिक किडनी डिजीज। उसके बाद आईजीए नेफ्रोपैथी होगी ग्लोमेरुलर डिजीज में, जो कि एंटीबॉडी एंटीजन वाली डिजीजेस है। हाइपरटेंशन 20%। अब अगर रीनोवैस्कुलर डिजीज है जो कि हो रही थी, जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, या ड्यू टू डायरिया परफ्यूजन कम होगी, वो 5% ऑफ द टाइम कैन लीड टू सीकेडी। उसके बाद कंजेनिटल डिजीजेस है, इनहेरिटेड डिजीजेस हैं लाइक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एल्पॉर्ट सिंड्रोम, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वो कम है। एंड समटाइम द cause is not known, 20% of the time the cause is not known। ये मेमोराइज करना है आपने। सबसे ज्यादा जिसकी 40% तक कॉज है वो डायबिटीज मेलाइटिस है। अब क्लिनिकल फीचर क्या होंगे जो पेशेंट आपका प्रेजेंट करेगा? उसको एनीमिया होगा। कैन समबडी टेल मी कि सीकेडी में एनीमिया क्यों होगा और ब्लीडिंग क्यों होगी? एनीमिया एक तो सबसे बड़ी रीजन है कि ईपीओ, पेरीट्रिब्यूलर सेल्स जो होते हैं किडनी के, वो ईपीओ सिक्रीट करते हैं। वो सिक्रीट नहीं कर सकेंगे बिकॉज किडनी इज नॉट फंक्शनिंग। दूसरा यूरेनिया जो होता है ना, वो रेड सेल सर्वाइवल को खराब कर देता है। तो यूजुअली आस्क यू कि कॉजेस क्या होती है एनीमिया की इन सीकेडी, उसमें लिखना होता है एक तो एथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी होगी बिकॉज योर किडनी इज नॉट फंक्शनिंग। दूसरा जो यूरेमिया है, यूरिया इंक्रीज्ड है, वो बोन मैरो सेल्स पे टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करता है, उनको उनकी डेथ करा देता है, शॉर्ट लाइफ स्पाइन उनका हो जाता है। और दूसरा कि बोन मैरो से न्यू सेल्स बनते हुए उनको भी डिस्टर्ब करता है, रिड्यूस होगी सर्वाइवल, और बोन मैरो से न्यू सेल्स भी नहीं बन रहे। अब प्लेटलेट फंक्शन भी खराब करते हैं, जिसकी वजह से दे आर एट रिस्क ऑफ ब्लीडिंग मोर। व्हेन यू ब्लीड मोर यू लूज ब्लड एंड यू become
एनीमिक, और दूसरा यूरिनिया की वजह से नाउजिया हो रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी, तो रिड्यूस इनटेक एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी आयरन। ऑल ऑफ दीज कॉजेज कॉज एनीमिया एंड ब्लीडिंग। अब इन्फेक्शंस क्यों हो रही होती हैं इनमें? एक तो न्यूट्रोफिल फंक्शन खराब कर देते हैं, हाई यूरेमिया। जब न्यूट्रोफिल फंक्शन खराब होता है, जब योर बॉडी इज लेस लाइकली टू फाइट डिजीजेस। ऑल्सो रिपीटेड डायलिसिस की वजह से यू आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग हेपेटाइटिस, HIV। इसमें डिसलिपिडीमिया हुआ होता है, एंड डिसलिपिडीमिया कैन कॉज MI। ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज हो जाते हैं CKD में। उसके बाद कैल्शियम डिक्रीज हो रहा होता है, फॉस्फेट इंक्रीज हो जाता है। कैल्शियम इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि विटामिन डी की हाइड्रोक्सीलेशन जो होती है 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेशन होती है, PCT सेल्स करते हैं किडनी के, वो नहीं हो सक रही होती, तो कैल्शियम हाइपो में चला जाता है, फॉस्फेट इंक्रीज हो जाता है। अब ये दिस पिक्चर इज फ्रॉम डेविडसन, इसने कुछ फीचर्स दिखाए हैं कि येलो पेल उसका जो होगा कम्प्लेक्शन होगा क्योंकि एनीमिक है। ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज हो जाते हैं एज अ कंपनसेशन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी इंक्रीज हो रहे थे। जब प्रोटीन्स निकलते हैं तो लिवर ओवर स्टिमुलेट कर देता है फैट की सिंथेसिस ब्लड प्लाज्मा में। उसके बाद उनमें CVP लाइन लगी होगी क्योंकि उनका डायलिसिस हो रहा होगा, या फिस्टुला होगा। फिस्टुला लॉन्ग टर्म के लिए, अगर डायलिसिस आपने लॉन्ग टर्म करना है तो फिस्टुला हम प्रेफर करते हैं। अगर फॉरेन इमरजेंसी में करना होता है, और फिस्टुला को टाइम लेना पड़ता है, टाइम के बाद स्टेब्लिश करना होता है आर्टरी वीनस कनेक्शन। CVP की लाइन डली होगी या उसका फिस्टुला बना होगा। और जिस आर्म में फिस्टुला बना होता है उससे ब्लड प्रेशर भी नहीं लेते क्योंकि वो क्लैप्स होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद हो सकता है देयर माइट बी अ स्कार कि वहाँ पे एक किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी हो। उसके बाद नेल्स पे ब्राउन लाइंस होती हैं, एक्सकोरिएशन और प्यूराइटिस, इचिंग कर रहे होंगे, अगेन दिस इज ड्यू टू यूरेमिया। इजी ब्रूजेबिलिटी, अगेन यूरेमिया क्या करता है, आपकी प्लेटलेट फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। JVP रेज्ड है, fluid overload of the pericardial tamponade if the cause is associated with heart failure as well। साथ में रेस्पिरेटरी इंक्रीज हुआ होगा टू ब्लो ऑफ एसिडिक। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसलिए हो रहा है बिकॉज किडनी इज अनेबल टू रीअब्सॉर्ब बाइकार्ब और secreted। अब दोनों की में जो फीचर्स हैं एक्यूट रिनल फेलियर, क्रॉनिक रिनल फेलियर में ये फर्क है कि एनीमिया जो होता है अनकॉमन होते हैं अनलेस कि उसकी कॉज ही हैमरेज हो। अगर वो प्री रीनल फेलियर वाला पेशेंट के पास प्रेजेंट करता है और वो ब्लीड कर रहा था, जिसकी जो उसकी कॉज है प्री रीनल हाइपोपरफ्यूजन की, तो इस अनकॉमन अनलेस कि हेमरेज की वजह से उसको AKI हो रही हो। लेकिन क्रॉनिक रीनल फेलियर में इट्स वेरी कॉमन, ईपो की प्रोडक्शन कम हो जाती है, बोन मैरो पे नेगेटिव इफेक्ट आता है, कैपिलरी फंक्शन खराब हो जाता है, एंड प्लेटलेट्स आर नॉट फंक्शनिंग जिसकी वजह से और ब्लीड करता है, यू आर अनएबल टू एब्जॉर्ब आयरन एज वेल। हाइपोकैल्सीमिया कॉमन बिकॉज PCT में फाइनल उसकी हाइड्रोक्सीलेशन होती है जैसे विटामिन D एक्टिव होता है। हाइपर फॉस्फेटीमिया हो जाए, किडनी जो है फॉस्फेट को सिक्रीट आउट नहीं करती। उसके बाद रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी होती है। जो बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज है CKD की, वो स्केलेटल मैनिफेस्टेशंस लेके आती हैं। 3 होती हैं, ऑस्टियोफाइब्रोसिस सिस्टिका, सिस्ट बन जाती हैं, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, बोन में मिनरलाइजेशन नहीं होती, और ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ विटामिन D एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी। प्रोटीन यूरिया दोनों में रेयर है। प्रोटीन यूरिया मेजरली नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक सिंड्रोम में होता है। और किडनी अनएबल टू सिक्रीट नॉन कंसंट्रेटेड यूरिन, तो वो क्रॉनिक रीनल फेलियर में होता है। उसके बाद क्रॉनिक रीनल फेलियर में अगर आप एक्सरे कराओगे, अल्ट्रासाउंड एक्सरे, तो उसमें छोटी सी किडनीज आएंगी जो कि श्रिंक कर जाएंगी। कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी है, उसकी क्या रैशनल है? यूरिया क्रिएटिनिन रेज्ड होगा लाइक AKI में रेज था बिकॉज किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग। यूरिन लाइसिस और प्रोटीन यूरिया। अब हीमाचूरिया जो बेसिकली अगर ब्लड आ रहा होता है तो इंडिकेट करता है ग्लोमेरुलर डिजीज है। अब वो नेफ्रोटिक नेफ्रेटिक सिंड्रोम, उनके आगे फर्दर डिजीजेस हैं 4 4 5 5, उनके लिए आपने सिर्फ को ये आइडेंटिफाई, अगर आपको हीमाचूरिया प्रोटीन यूरिया आता है तो आपको पता चलता है ग्लोमेरुलर डिजीज है। लेकिन फाइनल डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको
बायोप्सी करनी पड़ती है। आगे इलेक्ट्रोलाइट्स हाइपरकैलेमिया होता है, CKD-AKI दोनों में, और एसिडोसिस होता है। और आपने कैल्शियम फॉस्फेट पैराथायराइड और विटामिन डी लेवल इसलिए कराने होते हैं असेस करने के लिए, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, एल्ब्यूमिन, फुल ब्लड काउंट CBC। अच्छा, फुल ब्लड काउंट CBC एनीमिया कर रहे होते हैं, साथ में हम फेरेट, फोलेट और आयरन करा रहे होते हैं कि एनीमिया किस वजह से हो रहा है। लिपिड प्रोफाइल, ग्लूकोज, HbA1c, ये हमें बताएगा कि कैसी कंप्लाइंस थी। HbA1c हम इसलिए करा रहे क्योंकि हमने देखना होता है कि CKD का रिस्क फैक्टर कौन सा है और कार्डियोवेस्कुलर रिस्क पे कितना है। अगर उसकी लिपिड प्रोफाइल और HbA1c ज्यादा आती है तो द पर्सन having still poor control over his lipidemia and glucose and is more at risk of developing MI। रीनल अल्ट्रासाउंड पे क्या आएंगी, स्मॉल किडनीज आएंगी, श्रिंक कर रही होंगी। उसके बाद हेपेटाइटिस और HIV सीरोलॉजी इसलिए करनी होती है क्योंकि आपने डायलिसिस भी कराना है, ट्रांसप्लांट भी कराना है, और उसको हेपेटाइटिस B की वैक्सीन भी करा देते हैं क्योंकि बार बार आपने मशीन से करना है, तो यू आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग हेपेटाइटिस। अच्छा, उसके बाद दिस गिव्स पैथोजेनेसिस, क्या रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हो रही है। आपने याद रखना है इसमें क्या हो रहा है कि हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, डिक्रीज विटामिन डी लेवल्स। पहले तो डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ विटामिन 25 जो हो जाता है, आप या तो प्री ओरल लेते हो, और उसके बाद जो फाइनल 125 होती है, वन पोजिशन PCT सेल्स में होती है। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट तो हाइपो विटामिन डी लेवल्स हो गए। अगर विटामिन डी लेवल्स कम है तो फिर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी गट से कम हो जाएगी, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। और फॉस्फेट जो है एक्सक्रीट कम करेंगे तो प्लाज्मा में फॉस्फेट ज्यादा हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट पिक्चर देता है सेकेंडरी हाइपरफॉस्फेटीमिया की। जो सेकेंडरी हाइपरफॉस्फेटीमिया होता है इट्स ड्यू टू CKD, प्राइमरी इडियोपैथिक होता है, और जो टर्शरी हाइपरफॉस्फेटीमिया होता है वो ऑटोनोमस ग्लैंड हो जाता है, आपका पैराथायराइड ग्लैंड ऑटोनोमस हो जाता है, एंड इट डज नॉट depend on negative feedback loop। Causes of anemia, they ask you in you कि क्या CKD के पेशेंट क्यों डेवलप करते हैं एनीमिया, कि ईपो डिक्रीज हो गया, यूरेमिया ने बोन मैरो सेल्स को डिप्रेस कर दिया, सेल साइकिल रिड्यूस हो गया, पेटलेट फंक्शन खराब हो गया, से ब्लीड मोर, सो दे ब्लीड मोर, लॉस भी स्टार्ट हो गया साथ, और दे आर अनेबल टू इनटेक, एब्जॉर्ब और यूटिलाइज डायरेक्टरी आयरन। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कि आपने रीनल फंक्शन मॉनिटर करना है। कैन यू टेल मी हाउ विल यू मॉनिटर रीनल फंक्शन ऑफ अ CKD पेशेंट? कैसे मॉनिटर करें CKD पेशेंट का? हमने रीनल फंक्शन मॉनिटर करना है, कोई बता सकता है? शाबाश। क्रिएटिनिन क्लियरेंस से आपको GFR पता चलेगा, और यूरिया क्रिएटिनिन से पता चलेगा कि उसका फंक्शन खराब हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, स्टैटिक है, या वर्सन हो रहा है। और इलेक्ट्रोलाइट्स करा सकते हो आप, पोटेशियम लेवल्स, ABG करा सकते हो। और आपने लिमिट करना है रीनल फेलियर को, साथ ही साथ CVS के रिस्क फैक्टर्स को फाइंड करना है। व्हाट वर द 2 रिस्क फैक्टर ऑफ CVS? ऑल्दो देयर आर 3। हाइपरटेंशन इसकी कंट्रोल है कि खराब है, ब्लड प्रेशर उसका कैसा है, HbA1c से देखना है कि उसका उसकी ब्लड शुगर लेवल की में एंटी डायबिटिक्स आने की कंप्लाइंस कैसी है, और क्या करना है, हाइपरलिपिडीमिया के लिए चेक करना है। अब प्रिपेयर करना है आपने रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए। रीनल रिप्लेसमेंट हम कैसे करते हैं? टाइम बिंग हम डायलिसिस से करते हैं, एंड लेटर ऑन हम क्या करते हैं, वी हैव टू इवेंचुअली डू ट्रांसप्लांट अगर डोनर अवेलेबल है तो। उसके बाद टाइप्स ऑफ डायलिसिस है। हीमोडायलिशन, एक तो हीमोडायलिसिस होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस होता है जो पेरिटोनियम में करते हैं। इसमें पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन पर्सन को सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। हीमोडायलिसिस इनिशियली जो हम करते हैं अपने वार्ड्स में, वो CVP लाइन से करते हैं, सेंट्रल वेनस लाइन से करते हैं, और इसके बाद हम अपॉइंटमेंट लेते हैं फिस्टुला फॉर्मेशन की।
ट्रीट कैसे करोगे आप? एस इनहिबिटर्स दोगे, रीनल डाइट दोगे जिसमें लो पोटेशियम होंगे, लो प्रोटीन्स होंगे, लो सॉल्ट्स होंगे। लो सॉल्ट्स किस लिए दे रहे हैं? हाइपरटेंशन को अवॉइड करने के लिए। लो पोटेशियम बिकॉज योर किडनी, सीकेडी में और एकेआई में क्या होता है? हाइपरकलीमिया होता है। तो एटलीस्ट आप उसको डाइटरी रिस्ट्रिक्ट कर दो। क्या उसको कहोगे फ्रूट जूसेस और बनाना तो बिल्कुल नहीं खाने। लो प्रोटीन बिकॉज किडनी आर अनएबल टू रीअब्सॉर्ब प्रोटीन। विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट इसलिए देने हैं क्योंकि ये दोनों लो हैं। और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी करा रहे हैं जिसके तीन थे, ऑस्टियाइटिस फाइब्रिस सिस्टिका, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया स्टार्ट हुआ। उसके बाद फॉस्फेट बाइंडर्स देने। फॉस्फेट बाइंडर्स को का एक नेम मैं बता रही हूँ, सेविलेमर। और ये इसलिए देते हैं क्योंकि हाइपर फॉस्फेटीमिया होता है। हाइपर फॉस्फेटीमिया क्या हो रहा होता है? क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम कम होता है। फिर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट करना। एस इनहिबिटर्स, रीनल डाइट, विटामिन डी और फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स, फॉस्फेट बाइंडर्स, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट। अवॉइड करना है एनसेड्स, ग्लूटाथायोजाइड्स और पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स। अच्छा, इंडिकेशंस कल हमने की थी एकेआई की, सीकेडी की। इन केस यू फॉरगेट कि एक्चुअल वैल्यूज क्या है, आपने ये 4 वर्ड जरूर लिखने हैं। अगर वो आपको एकेआई में पूछे, सीकेडी में है, फ्लूइड ओवरलोड होगा तो आपने डायलिसिस करना है, हाइपरकलीमिया होगा डायलिसिस करना है, यूरीमिया होगा डायलिसिस करना है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा लेस देन पीएच 7.1 एसिडोसिस करना है। अदर में क्या करना है? जब एनीमिया ठीक नहीं हो रहा होगा, हाइपरफॉस्फेटीमिया ठीक नहीं हो रहा होगा डिस्पाइट गिविंग बाइंडर्स। और जो बाइंडर्स होते हैं ना, फॉस्फेट बाइंडर्स, ये आपके पेट में से ना फॉस्फेट देते हैं इनको ओरली, और पेट से फॉस्फेट की अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कराते हैं क्योंकि ब्लड में बहुत ज्यादा फॉस्फेट है, यू आर अनएबल टू सिक्रीट द फॉस्फेट आउट। तो आपने लिख देनी है, अगर एकेआई या सीकेडी किसी में पूछे कि इंडिकेशंस क्या है डायलिसिस की, फ्लूइड ओवरलोड, हाइपरकलीमिया, यूरीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर एईआईओ के साथ वैल्यूज भी याद हो तो दैट्स बेटर। क्योंकि क्रॉनिक एग्जांपल में पल्मोनरी एडीमा या फिर कोई और एडीमा डिस्पाइट गिविंग डाययूरेटिक्स। पोटेशियम रेजिस्टेंट डाइटरी कंट्रोल है, पोटेशियम नहीं कंट्रोल हो रहा, यूरेमिक सिम्टम्स आ रहे, एनोरेक्सिया, नाउजिया, वॉमिटिंग, लेथार्जी। और क्रॉनिक एसिडोसिस है, रेजिस्टेंट टू बाइकार्बोनेट दे के देख लिए, एनीमिया ठीक नहीं हो रहा, हाइपरफॉस्फेटीमिया। दैट्स 2 क्वेश्चंस। A 45-year-old diabetic patient presented with history of CKD, खुद ही लिख दिया उन्होंने, डायबिटिक भी है। From the past 5 years, that is progressively worsening. अब ये progressively worsening उनको कैसे पता चला कि worsening हो रही है? एक तो आपको पॉजिटिव फैक्टर आ गया सीकेडी। प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग का कैसे ये करोगे आप? यूरिया क्रेटिनिन से और क्रिटिनिन क्लियरेंस से। क्रिटिनिन क्लियरेंस से क्या पता चलता है? जीएफआर, ही इज एनोरेक्सिक, वॉमिटिंग, वेट लॉस। एनोरेक्सिक, वॉमिटिंग, यूरीमिया के सिम्टम्स हो गए। और जीएफआर 5 ml/minute हो गया। इस जीएफआर पे क्या एंटीसिपेट करें हम? इस जीएफआर पे क्या एंटीसिपेट करें हम? इसको डायलिसिस पे ले जाएं? अच्छा, इन्यूमरेट 4 एक्सपेक्टेड फिजिकल साइन इन दिस पेशेंट। सीकेडी के कोई भी फिजिकल साइन। एक साइन मैं बता देती हूँ, ये पेल होते हैं एनीमिया की वजह से। और क्या साइन थे? व्हाट वर द अदर साइन? ब्रूजेस होंगे। और व्हाट एल्स? नेल्स पे लाइन होती है, ब्राउन लाइन होती है। एक्सकोरिएशन के मार्क्स होंगे। यस, बोन पेन्स होंगी। List biochemical tests which you will order in this patient. For this you have to list ये सारे biochemical tests जो ये डेविडसन का टेबल है, यूरिया क्रिएटिनिन, यूरिन एनालिसिस, क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम, ABGs, सीरम कैल्शियम फॉस्फेट, पैराथायरॉइड। You might have to write sometimes कि interpretation क्या आप करा क्यों रहे हो।
ठीक है, फुल ब्लड काउंट, सीबीसी, हीमोग्लोबिन देखने के लिए, लिपिड्स, ये बायोकेमिकल टेस्ट कराने। व्हाट आर द जनरल इंडिकेशन फॉर डायलिसिस? अब उन्होंने ये नहीं पूछा कि एक्यूट में क्रॉनिक में बता दो, जनरल इंडिकेशन पूछी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एंड यू हैव टू राइट 4 इंडिकेशन। तो जनरल इंडिकेशन क्या होंगी? फ्लूइड ओवरलोड हो गया, हाइपरक्लीमिया हो गया, वेरी गुड, व्हाट एल्स? एसिडोसिस हो गया जो आपसे ट्रीट ही ना हो रहा हो, एनीमिया हो गया जो ठीक ही ना हो रहा हो, यस इंटॉक्सिकेशन भी है, acute drug intoxication is also a cause. अब a 50-year-old आया diagnosed with adult polycystic kidney disease. इसके सिर्फ 5% चांस थे to develop into CKD. Is admitted in emergency room in collapsed state. He has skipped his last 2 session of hemodialysis. उन्होंने खुद ही बता दिया कि उसका hemodialysis पे ही हमने रखा हुआ था. His pulse is weak, BP 90/60. ECG shows tall T waves and broad QRX complexes. ये क्या शो कर रही है? ये ECG फाइंडिंग्स क्या है? हाइपरकलीमिया की है, टॉल टी वेव्स आर हाइपरकलीमिया। अगर नहीं भी आता तो आप देखो बीजू एंड क्रेटिनिन तो एलिवेटेड है, साथ में पोटेशियम 7.1 है, ये 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होनी चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा है। इमीडिएट स्टेप आप क्या लोगे इन इमरजेंसी? इमरजेंसी में इमीडिएटली अब हम क्या करें? ऐसा पेशेंट आ गया जिसकी दोस्त ने सेशन अपने मिस कर दिए, हाइपरकलीमिया हुआ। इमीडिएट स्टेप्स जब भी वो आपसे पूछता है, आपने वो हाइपरक्लीमिया ट्रीट करने वाला टेबल लिखना होता है कि स्टेबलाइज करना है आपने सेल मेम्ब्रेन को, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देके पोटेशियम को शिफ्ट करना है, इनहेल बीटा एगनिस्ट, आईवी ग्लूकोज इंसुलिन, आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट और रिमूव फ्रॉम बॉडी आईवी फ्यूसमाइड और फिर डायलिसिस कर लेना। अच्छा, हम किन डेंजर से पेशेंट को सेव करने के लिए इमरजेंसी में काम करने लग जाते हैं पोटेशियम की वैल्यूज देख के? किन डेंजर से? व्हाट आर द डेंजर्स? एरिथमियाज होंगे एंड डेथ हो जाएगी। उससे सेव करने के लिए हम हाइपरकलीमिया को ट्रीट करते हैं 3 स्टेप्स में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायलिसिस आर अवेलेबल अदर देन हीमोडायलिसिस? हीमोडायलिसिस के अलावा हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस है और हीमोफिल्ट्रेशन है। इनके नेम सिर्फ याद करने। व्हाट अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन फ्यूचर फॉर दिस पेशेंट अदर देन डायलिसिस? अब ये डायलिसिस मिस कर रहा है, नहीं करा रहा, क्या हम करें? व्हाट शुड वी डू? ट्रांसप्लांट। हम इसके लिए बेसिकली डोनर ढूंढे, फाइंड अ डोनर फॉर ट्रांसप्लांट। A 50-year-old diabetic is referred to nephrologist for further management. Hemoglobin 8.2 आया हुआ है, platelet 140 है, HbA1c 8.55 है, normal 6.5 होती है, blood urea nitrogen 40 है, creatinine 5 है. What is the most likely cause of low hemoglobin? 3-4 causes हम कर चुके हैं low hemoglobin की CKD patient. EPO decrease हो गया, यूरीमिया क्या कहते हैं बोन मैरो पे बैड इफेक्ट लेके आता है, यूरीमिया रेड सेल सर्वाइवल को खराब कर देता है, आप ना आयरन एब्जॉर्ब कर सकते हो ना उसको डाइजेस्ट कर सकते हो, और क्या करता है? और साथ ब्लीडिंग की टेंडेंसी को भी इंक्रीज करा देता है। हाउ वुड यू कंट्रोल हिज डायबिटीज मेलाइटिस? डायबिटीज मेलाइटिस को कैसे कंट्रोल करें? 8.5 आई हुई है इसकी। काउंसल करो, ठीक है, उसे देखो कि हाँ मेटफॉर्मिन देनी, ओरल देनी है कि आपने इंसुलिन पे रखना है, काउंसिल करो, साथ उसके कहो कि इनको काउंसिल करो कि अगर नहीं करेंगे तो सीकेडी में चला जाएगा, सीकेडी में उसको फिर डायलिसिस पे ट्रांसप्लांट पे लेके आना पड़ेगा। काउंसिल करने में बताओ कि इफ ही डज नॉट हैव बेटर कंप्लायंस ही इज एट रिस्क ऑफ लूजिंग हिज वन और बोथ किडनीज। तो आपने क्या करना है, डायबिटिक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक
या फिर सबक्यूटेनियस इंसुलिन पे ले आओ सको और डाइटरी कंट्रोल करें, मॉनिटर करना है ब्लड शुगर लेवल। व्हाट कार्डियक कॉम्प्लिकेशन कैन दिस पेशेंट डेवलप? MI, simple as that. A 50-year-old known diabetic hypertensive for 12 years presented you with complaints of facial puffiness, pedal edema, shallow complexion. Shallow क्यों हो रहे? Anemia है। Acha, he is also complaining of external dyspnea. On examination, BP 160 by 100 is still BP is elevated. GP में paler है, generalized एंस्केरा mean edema है इसको। Labs में anemia है, TLC count 68 100 है, platelets 149 है, creatinine elevated है, bun elevated है, अल्ट्रासाउंड में grade 3 paracamal changes हैं। ठीक है, किडनी shrunken और degenerate हो रही है। What is your diagnosis? ठीक है, CKD. You can write CKD due to long history of poor control of diabetes and hypertension to support your diagnosis. 4 indication of dialysis complications. अच्छा, complication of CKD क्या होती हैं? What are the complication? If somebody develops CKD, क्या complication है उसकी? Anemia हो जाएगा उसे, hyperkalemia होगा, जिससे arrhythmias हो सकते हैं। उसका कैल्शियम, हाँ MI होगा क्योंकि डिस्लिपिडीमिया की वजह से उसका कैल्शियम कम होगा, विटामिन डी कम होगा, जिससे रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी होगी, एडीमा होगा, हाइपरकैलेमिया, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, इम्यून सप्रेसिव स्टेट में होगा। A middle-aged man is suffering for hypertension for many years. He has been irregular in his treatment. For the last 6 months, he has been feeling weak and developed yellow discoloration, hemoglobin 7A, which is very severe anemia, and BUN serum creatinine 7. What is the diagnosis? Factors causing anemia and reversible factor in this condition. Reversible factors बताओ इस condition के। इस condition में ऐसा क्या है जो हम reverse कर सकते हैं? शाबाश, हाइपरटेंशन कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसका एनीमिया सही कर सकते हैं, एथ्रोपोइटन देके एनीमिया इसका ट्रीट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अगर कैल्शियम उसका कम है, विटामिन डी कम है, तो उसके सप्लीमेंट्स दे सकते हैं हम। हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, एनीमिया, ऑस्टियोप्रोसिस स्टार्ट हुआ, एसिडोसिस को करेक्ट कर सकते हैं, हाइपोक्लीमिया को हम इसके करेक्ट कर सकते हैं। रिवर्सिबल फैक्टर्स कह रहा है, यू डोंट हैव टू राइट डाइट कंट्रोल, रिवर्सिबल फैक्टर्स इन दिस कंडीशन। अदर रिवर्सिबल फैक्टर है, अगर उसको डायबिटीज जो कि इसको है ही नहीं है, अगर डायबिटीज है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, हाइपरटेंशन है तो उसको कंट्रोल करो, साथ में सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करो। यस, डाइट कंट्रोल कैन बी गिवन। आगे देखो, 40-year-old female known case of rheumatoid arthritis की आती है, who is on painkillers for last 15 years. रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट दो चीजों से होता है, एक हो गया एनसैड से पेन किलर, दूसरा स्टेरॉइड से। तो पेन किलर इसमें एनसैड हो गया, एनसैड उसको कोई खा रही है 15 ईयर्स से। अब एनसैड्स की पैथोफिजियोलॉजी क्या थी इन डेवलपमेंट ऑफ सीकेडी और एकेआई? एनसैड्स क्या करते थे? प्री रीनल फेलियर करते थे, बाद में इंटरस्टिशियल कराते थे। पहले तो प्री रीनल फेलियर क्या करते थे, वो कंस्ट्रक्ट करा देते थे आफ्रंट को, तो कम ब्लड सप्लाई जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म में एनसैड देते जाओगे तो फिर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाउजिया, डार्क कलर्ड यूरिन आता है, जनरलाइज स्वेलिंग ऑफ द बॉडी। डार्क कलर यूरिन शोज के इंटरस्टिशियल अब उसका डैमेज होना शुरू हो गया। His lab show blood urea 280, serum creatinine, hemoglobin 7. This is anemia. Protein urea भी और RBCs भी आ रहे हैं. What is the likely diagnosis? NSAID induced nephropathy. What will be your management to treat the anemia in this patient?
एनीमिया ट्रीट करने के हमारे ऑप्शन है आयरन सप्लीमेंट्स दे दें, आईवी आयरन दे दें, या ईपीओ एनालॉग्स दे दें। दूसरा एनसेड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अल्सर्स कॉज कराते हैं, वो ब्लीड करते हैं, तो आपको एनसेड्स की रिप्लेसमेंट करनी होगी, एनसेड्स को रिप्लेस करो।